नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सियासी हलचल है। 2 दिन पहले लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी की परफॉर्मेंस पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई बार अति आत्मविश्वास का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी सरकार संगठन से बड़ी नहीं होती। केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी है। और आज वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी बीच योगी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, शिक्षकों के भारी विरोध के बीच डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। और दूसरा, लखनऊ के पंतनगर में अवैध मकानों को गिराने का फैसला होल्ड कर दिया गया है, यानी बुलडोजर रोक दिया गया है। यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में पिक्चर अभी बाकी है बीजेपी की ओर से? आज इसी सवाल पर होगा देश की सबसे बड़ी बहस में सबसे बड़ा मंथन। स्वागत है आपका, क्योंकि पॉलिटिकल एपी सेंटर बन गया है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल? एक बड़ा खुलासा आर पार में। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले दिनों लखनऊ में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में अलग ही सियासी नजारा दिखा। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में जो स्थिति रही, उसे लेकर कुछ तीखे बयान भी सामने आए। देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है, और वो उसके पास कागज नहीं है, और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं। तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना राजनीति में। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, उससे तो सियासत और गर्म हो गई। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सरकार से पहले संगठन का बयान देने वाले केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होने वाली है और चर्चा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। इन सब के बीच यूपी सरकार ने अपने 2 फैसलों पर भी लगाम लगाई है। शिक्षकों के भारी विरोध के बीच डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है और साथ ही लखनऊ के पंतनगर और खुर्रम नगर इलाके में अवैध मकानों को गिराने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। इन तमाम सियासी हलचलों के बीच बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी की पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक चल रहा है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में मचे सियासी हलचल का विश्लेषण। 14 जुलाई 2024 लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। इस बैठक से 2 बड़े बयान निकल के आते हैं। पहला बयान आता है योगी आदित्यनाथ का, जो सूबे के मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय नेता है उत्तर प्रदेश के। अति आत्मविश्वास का नहीं का कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा केशव प्रसाद मौर्य, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था और बड़ा ही रहेगा। यह एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद आती है 15 जुलाई और संजय निषाद, जो कि बीजेपी के घटक दल है, बुलडोजर चलाकर गरीब को उजाड़ोगे तो वो भी हमें राजनीति में उजाड़ेगा। कई अधिकारी अंदर से हाथी और साइकिल के साथ हैं। यह बड़ा बयान है। अफसरशाही को लेकर बड़ा विरोध है उत्तर प्रदेश के अंदर। घटक दलों में बीजेपी के अंदर एक बड़ा विरोध सामने आ रहा है अफसरशाही को लेकर। अब मैं बढ़ता हूं आगे।
15 जुलाई को अनुप्रिया पटेल अपना दल की लिखती हैं, यूपी में बीजेपी की स्थिति पर आगाह किया था, बीजेपी अंडर करंट समझ पाने में नाकाम रही है। बहुत स्पष्ट लिखती है। लेकिन 15 जुलाई को सुब्रत पाठक बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि अखिलेश सरकार में भर्ती अधिकारियों ने चुनाव हमें हरवाया है। यानी अधिकारियों की तरफ घटक दलों का भी अटैक है, बीजेपी का भी अटैक है। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की अफसरशाही के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बीजेपी के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी। मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। 13 जुलाई 2024 रमेश मिश्रा विधायक भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को यूपी में बड़ा फैसला लेना होगा। हालांकि फिर ये बयान से पलट जाते हैं, लेकिन इसके बाद 16 जुलाई आती है जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं और जेपी नड्डा से मुलाकात है। और इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में है। बड़ा घटनाक्रम है। बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी में जो हो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है? क्या ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये जो विपक्षी, ये जो घटक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये विपक्ष को एक मौका दे रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के यूपी के कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। रोहित अग्रवाल हैं प्रवक्ता आरएलडी के, रालोद के, उनके घटक दल हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे हैं प्रवक्ता शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के गुट के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका भी स्वागत है। चलिए तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गौरव भाटिया, कल तक जो हम सपा में सुनते थे, कल तक तो हम जो कांग्रेस में सुनते थे, वो आज बीजेपी में हो रहा है। यानी ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। यानी बीजेपी यूपी के अंदर कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, जो इतने सारे बयान आ रहे हैं। मेरे पास बयानों की पूरी लिस्ट है। गौरव जी, सबसे पहले तो अमित जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बात जरूर कहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन ऐसा अपमान हमारा ना करिए कि हमारी तुलना सपा और कांग्रेस से करिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस कार्यकारिणी की हम बात कर रहे हैं मैं वहां उपस्थित था, और यह आपको जान के खुशी होगी कि जिस सावगोही से चिंतन किया गया, ये हर कार्यकर्ता के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करता है, और यह क्षमता केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है अमित जी, कि वो आत्मचिंतन करे। हमने उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपनी सोच थी उस अनुसार जीत नहीं पाई। सबसे पहली पार्टी थे, आत्मचिंतन करने लगे, क्योंकि भाजपा या जीतती है या सीखती है, ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती है, ना दूसरों को कम आंकती है, अपनी लकीर लंबी करती है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए योगी आदित्यनाथ जी इतिहास रच चुके हैं। 35 साल बाद दोबारा कोई सरकार पूर्ण बहुमत से आई, भारतीय जनता पार्टी थी, योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री मिले। क्या यह पूछा नहीं जाएगा अमित जी? यही मौका तो अखिलेश यादव को दिया था। मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई अखिलेश यादव को सौंप दी थी 2017 में। क्या हुआ था आप बताइए? 12 में सौंपी, 17 में गवा दिया। गौरव देखिए, तो जब गवा दी, मैं सिर्फ जो बयान आए हैं, मैं अधिकारियों के ऊपर बहुत सारा ठीकरा फूट रहा है। सुब्रत पाठक हों, आपके घटक दल हों, वो कह रहे हैं कि कुछ घटक दल साइकिल और हाथी के साथ है, यानी बीएसपी और सपा के साथ है। ये बड़ी सारी बातें हो रही हैं, और स्थिति ऐसी है कि कोई विधायक कह रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को अब कूदना पड़ेगा बीच के अंदर। यानी उत्तर प्रदेश में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको दो बातें बताता हूं और आप सहमत होंगे अभी जी। आपको याद है कुछ समय पहले यही हमारे विरोधी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, चाहे और कोई दल हो, ये कहते थे भाजपा में तानाशाही बहुत है, कोई अपनी बात नहीं कर सकता है। आज जब लोग सही लेकिन आप तो बड़ी मर्यादा, प्रतिष्ठा और जिसे कहते हैं कि आपके यहाँ तो डिसिप्लिन था, पार्टी विद द डिफरेंस थी, उसका क्या हुआ? नहीं तो मैं बताता हूं, मेरी बात कांग्रेस में सैम पित्रोदा कुछ बोलते थे तो उन्होंने बोला कि हमारा मतलब नहीं है। आप भी कह दीजिए जो सुब्रत पाठक ने बोला उससे मतलब नहीं है, आप भी कह दीजिए जो रमेश मिश्रा विधायक ने बोला उससे कोई मतलब नहीं है आप लोगों का।
मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, राष्ट्र प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, कि अगर कोई इस तरह के बयान देता है वो पार्टी लाइन नहीं होता है, और हम बड़ी अनुशासित पार्टी हैं। आप तुलना करिए, क्या ये सही नहीं है? मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को गद्दी पे बैठाया और एक कार्यकारिणी सभा हो रही थी, वहां पे अखिलेश यादव ने उसी गद्दी से मुलायम सिंह यादव को हटाने का काम किया। अनुशासनहीनता इसको कहते हैं। ठीक है, मैं आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है? अनुराग भदौरिया का क्या ये सत्य नहीं है कि किस कंपैरिजन, तरह मैं वही कह रहा हूं कि कंपैरिजन एक ड्रॉ हो रहा है ना। बात पूरी कर। जेपी नड्डा से मिलेंगे केशव प्रसाद मैंने आपको मौर्य, उदाहरण यूपी दिया था। सूबे के डिप्टी सीएम हैं। थोड़ी देर में बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है, ये बड़ी खबर है। लेकिन अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं आपके यहाँ तो छीनम छानी चल रही थी, हमारे यहाँ तो सटल वे में बयान ही दिए जा रहे हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष ज्यादा इसमें अवसर ढूंढ रहा है, मौका ढूंढ रहा है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी और बीजेपी की तो तुलना हो ही नहीं सकती। वो 62 से 33 पे आ गए, 5 से 37 पे आ गए। हमारी 37 सीटें, उनकी 33 सीटें, तो तुलना कैसे हो सकती है? हमसे वो 5 सीटें कम लिए घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 4 सीटें कम है, वो कह रहे हैं कि हम तुलना कर रहे हैं। हमसे तुलना आपकी हो नहीं सकती। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। 2 डिप्टी सीएम है, वो सीएम बनना चाहते हैं। जो सीएम है वो कह रहे हैं आत्मविश्वास, मतलब 400 पार, ऐसा ही तो लग रहा है। डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य? सरकार से बड़ा संगठन है, मतलब वो सरकार को ठेंगा दिखाने की बात कर रहे हैं। निषाद इनके सहयोगी दल में है। मंत्री क्या कह रहे हैं पता है? बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से पाओगे? दूसरे नेता इनके कह रहे हैं कि भाई आप किसी को उजाड़ोगे तो वो आपकी सरकार उजड़ जाएगी। वो इतना नहीं कह रहे, वो तो बहुत ज्यादा। और वही बुलडोजर आगे सुन तो आगे सुन लीजिए। एक देवेश प्रताप विधायक जी हैं इनके, पता क्या कहते हैं? बोलते हैं कि पंचम तल में यहां पे अधिकारी इतने हावी हैं, अपने पैर छुड़वाते हैं। सोचिए, कहते हैं वो काम नहीं करते, मजबूर कर देते हैं। एक मोती सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री, कह रहे हैं ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को इस सरकार में मिल रहा है। सोचिए, 40 साल के एक्सपीरियंस वो बता रहे थे। एक मंत्री आपने बताया मिश्रा, एक विधायक मिश्रा जी क्या कह रहे हैं कि अब की बार तो उनकी सरकार आनी नहीं है, इस बार तो समाजवादियों की आनी है। दूसरे सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं? भैया अभी तो अखिलेश जी के ही अधिकारी काम कर रहे हैं, मतलब अखिलेश मॉडल ही कामयाब है, क्योंकि अखिलेश मॉडल जो है वो योगी मॉडल पे हावी है। उन्होंने विकास का कार्य किया था, तो अधिकारी अभी भी अंदर से उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके काम को मान रहे हैं। मॉडल ही चल रहा है, लेकिन वो तो मॉडल 2022 में टेस्ट हुआ, जिसमें वोट पड़ गया। लेकिन गौरव भाटिया देखिए, अरे इनका सुन, बात पूरी बात और 10 सेकंड ज्यादा नहीं। जिस तरह से इन्होंने देखो लोगों का घर उजाड़ने का काम किया, जिस तरह से लखनऊ के अंदर पंतनगर, अवरान नगर, खुर्रम नगर और जिस रहीम नगर को उजाड़ने की बात की, बताओ, बसा बसाए घर उजाड़ देना चाहते थे, बच्चे रोड पे रो रहे थे। वो तो समाजवादियों ने आवाज उठाई, तब जाके आपका बुलडोजर रुका। हम तो विपक्ष में भी रह के भी जनता की सेवा कर रहे हैं। अग्निवीर योजना भी खत्म करवाएंगे, बुलडोजर भी रुकवाया है। ये जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ने में लगे थे, तो ये समाजवादी लोग जनता के साथ खड़े, जनता के साथ है ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। ये घर उजाड़ देते, गौरव भाटिया से दे नहीं सकते, सपा के दबाव में कई फैसले ले रही है सरकार। सपा ये सुबह से क्लेम कर रही है अब कि अखिलेश जी का दबाव काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का दबाव काम कर रहा है, कई फैसले वापस लेने पड़े हैं आपको। बुलडोजर रुकवाया है समाजवादी पार्टी ने। अमीर जी देखिए, आप एक बात समझिए, यहां पे बात करी जा रही है, कहा गया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, और ये बात जब हम उठाते हैं तो क्या गलत कहते हैं। लेकिन कम से कम सपा तो ना बोले, जहां ना संगठन ना सरकार, यादव परिवार के सामने अध्यक्ष बैठे हैं, सब बेकार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अरे भाई बीच में ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुराग जी, अब आप बड़ी पार्टी है यूपी की, अनुराग जी अब आप बड़ी पार्टी है यूपी की। अब आप गौरव भाटिया को 40 सेकंड तो मौका देना बोलने का। आपने खुद बोला हम 37 सीटों वाली पार्टी है, बीजेपी के हमारा कोई मुकाबला नहीं है, शांत होइए थोड़ी देर। अब आप बड़ी कार्यकर्ता पार्टी का सम्मान होना चाहिए। यूपी की बड़ी पार्टी हो गए हैं, अब आप शांत रहिए थोड़ी देर के लिए। मैं याद दिला रहा था, लोकसभा के अंदर, विधानसभा में बीजेपी बड़ी है। ओके, देखिए, मैंने जो कहा तो शायद तीर निशाने पे लगा। ना संगठन ना सरकार, यादव परिवार के सामने सपा के कार्यकर्ता बेकार, और इसी सच्चाई को छुपाने के लिए यहां चिल्ला रहे हैं। अमीर जी, आप मुझे एक बात बताइए, घर उजाड़ने की बात वो करेंगे जिनके समय में मुजफ्फरनगर दंगे हुए,
65,000 लोग टेंट के नीचे, ठंडी सर्दी वाली रात, और सफाई महोत्सव में नाच गाना चल रहा था। अरे आज मैं कहता हूं, हमने आत्मचिंतन किया, हम जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, और 35 साल बाद पुनः हमने सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में, तीसरी बार बनाएंगे, नया कीर्तिमान बनाएंगे। लेकिन ये पूछिए, सपा से पूछिएगा, लेकिन देखिए सपा से तो पूछेंगे ही, लेकिन अभी तो आपके विधायक, आपके पूर्व मंत्री, आपके घटक दल बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी तो आपसे पूछना बनता है, क्योंकि आपके घटक दल कह रहे हैं, आप पूछिए, आपके घटक अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, इसके अलावा संजय निषाद कह रहे हैं। क्या संजय निषाद गलत बोल रहे हैं? चलिए सुनिए, मैं बताता हूं। अरे सुनिए, आप कहते हैं घटक दल कह रहे हैं। सुनो। पहली बात तो मैंने बता दिया कि अगर उनका कोई विचार है वो अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं। अरे लेकिन गौरव भाटिया, उत्तर प्रदेश के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर सीधा सवाल खड़ा करा जा रहा है। नौकरशाह पेट में साइकिल और हाथी रखते हैं, इसका नतीजा यूपी में कई सीटों पर देखने को मिला। ये मैं नहीं कह रहा, ये संजय निषाद कह रहे हैं। यानी आपके कंट्रोल में आपका शासन नहीं है, वो तो डायरेक्टली यही आरोप लगा रहे हैं ना। इसका मतलब तो यही होगा। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, मुझे तो इतना पता है कि सबसे मजबूत प्रशासक कोई है, कोई मुख्यमंत्री हैं, तो वो योगी आदित्यनाथ जी है। भूल गए 5.5 मुख्यमंत्री सपा की सरकार में। लोग कहते थे आधा कौन है, कहते थे अखिलेश यादव। आज आप कह रहे हैं कि जो है कंट्रोल में नहीं है। अरे हमने जनता के लिए काम मैं नहीं किया कह रहा, अगर ये कोई आपके जनता घटक पे दल दे कह रहा रहे है, हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। सुब्रत पाठक सपा के तो नहीं है, और इंडिया अलायंस के तो नहीं है संजय निषाद। ये लोग कह रहे हैं। मोती सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो तो सपा के नहीं है, वो कोई इंडिया अलायंस कांग्रेस के नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नहीं है। ये सब लोग कह रहे हैं। मैंने उनको बयानों को कोट करा, ये कोई अमीश देवगन नहीं कह रहा। अमीश जी, गौरव भाटिया, आप या तो आप प्रश्न समझ नहीं रहे हैं, या समझ के उसको अनसुना कर रहे हैं। अमीर जी, मैं तो प्रश्न समझ गया। समाजवादी आप मौके की नजाकत को समझिए और मेरे उत्तर को समझिए। मैं पूरी वक्त की नजाकत समझ रहा हूं इस समय आपकी। मैं पूरी वक्त की नजाकत आपकी समझ रहा हूं और कदर भी कर रहा हूं उस वक्त की नजाकत। अभी सुनिए, अगर छोड़ दीजिए उनको, अगर सुनिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन नहीं है, वो पार्टी की लाइन राष्ट्रीय प्रवक्ता रखता है। मैंने तो कार्रवाई होगी इन सब पे, तो कार्रवाई होगी इन सब पे, मानूं मैं। तो क्या सुब्रत पाठक, रमेश मिश्रा, मोती सिंह पे बड़ी कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? इन्होंने पार्टी लाइन से बाहर बोला, कार्रवाई करेंगे इन पे? मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो कानून तोड़ेगा कार्रवाई उस पे होगी। ये जो बुलडोजर है ना, बुलडोजर तो रुका है, ये अतिक्रमण वालों पे चलेगा। बुलडोजर तो रुका है आज, ओके, क्योंकि वो उचित था, न्याय संगत था, योगी आदित्यनाथ जी ऐसे बुलडोजर रोकना न्याय संगत था। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक है, जो काफी देर से कह रहे कि अगर आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं तो उन्होंने सही फैसला लिया। विवेक जी, मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये तो 34 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में दमखम में सरकार में है, देश में भी प्रशासन में है, और एनडीए को एक बहुमत मिला, तीसरी बार मोदी सरकार बनी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाई है कि बीजेपी की सरकार बनी है, ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है, इसके अलावा तेलंगाना में बीजेपी ने मैसिव विक्ट्री ली है। लेकिन उसके बाद भी ये चिंतन मंथन कर रहे हैं। लेकिन आप क्या चिंतन कर रहे हैं? बंगाल में अब काफी, मतलब 1 दशक से ऊपर हो गया शून्य आते हुए। इस बार तो केरल में भी डिबैकल हुआ है, और प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में भी तीसरे नंबर पे आ रही है कांग्रेस, और जो पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में भी पीछे हो रही है, वो सेलिब्रेट कर रही है बाय इलेक्शन का रिजल्ट। मतलब एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन यहाँ तो शादी भी बेगानी है और अब्दुल्ला भी बेगाना ही हुआ पड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं मानता। बेगाना इसलिए नहीं क्योंकि देश बेगाना नहीं है, हमारा ही देश है, उत्तर प्रदेश हमारा ही राज्य है। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं, माइनॉरिटीज को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं, अभी तक तो ये जीत रहे थे, मलाई खाने को सबको मिल रही थी। तो सारे, सुनिए सर, तो सारे घटक दल जो हैं वो भी कुछ नहीं कोई ऑब्जेक्शन कर रहा था। आज जब चीजें खुल के सामने आई, हार की शुरुआत हुई है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द बीजेपी रूल हैज स्टार्टेड। तो जब वो शुरू हो गया तो निषाद साहब भी खड़े हो गए, बोला है क्या बुलडोजर चला रहे हो, बैड गवर्नेंस है, इसको रोका जाए।
तो इस तरह की आवाजें आने लगी। ना संगठन बिल्कुल में नहीं से उन्होंने बोला आवाजें बैठ आने को लगी, बनने से, उन्होंने क्योंकि बोला संगठन के लोग unconvinced थे। बुलडोजर माफियाओं पे चले तो ठीक है, अगर गलत लोगों पे चल रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल बिल्कुल, खड़ा, मैं- उन्होंने अफसरों पे सवाल गरीब खड़ा पे करा। चले, उन्होंने कहा गरीब पे चले, 90 साल या, की या, महिला या, पे बराबर, चले। वही है बराबर, ना, you're right, शब्दों you're का right, हेर बराबर, फेर है, you're right, वो बराबर। पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन जब- आपने चिंतन जब- कब करा था सुनिए, लास्ट? जब योगी साहब सरकार विवेक जी, सरकार में आए विवेक थे, जी, आपने चिंतन कब किया था लास्ट? आपकी पार्टी ने चिंतन कब किया था लास्ट? नहीं, हमारा चिंतन पूरा है। वामपंथी संगठन आगे बढ़ रहे हैं, हमारे भी कम कब, थे, इस कहां? बार हमारे भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। कौन से मेंबर मोहल्ले में, पार्लियामेंट, कौन मेंबर से पार्लियामेंट राज्य में? नहीं, जेएनयू को छोड़ के मोहल्ले कहां से नहीं होता। आगे बढ़ रहे देखिए हैं? ये देखिए, लेफ्ट एक आइडियोलॉजी है और पूरे विश्व में है। फ्रांस में भी सबसे बड़ी पार्टी अरे बन के लेफ्ट लेफ्ट बची उभरी कहां है, है? और हिंदुस्तान में भी लेफ्ट हमारी इज लेफ्ट विचारधारा अरे है। अरे आपको हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना है, आगे आएगा। केरल हिंदुस्तान में है, हम- बंगाल हिंदुस्तान में है, नहीं, फ्रांस में आपकी देखिए, आइडियोलॉजी ये आगे बढ़ रही है, तो इसको- उससे इसको आपका लाभ क्या हो रहा है? नहीं, गलत बात है। इसको रिडिक्यूल करने से कुछ नहीं रिडिक्यूल होता। नहीं कर रहे, सवाल 12 पूछो अगर सब है। मेंबर पार्लियामेंट नीतीश साहब के हैं, सुनिए, नहीं वो ठीक है आपकी बात, लेकिन देखिए 12 अगर नीतीश के हैं तो सब हाहाकार कर रहे हैं, साहब बहुत बड़ी बात हो गई। 10 हमारे हैं तो आप कहते हैं हम है ही नहीं। 2 आरएलडी के हैं तो आप कह रहे हैं साहब क्यों बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये एक मिसचीफ है। एक लेफ्ट सेकंड, बहुत strong आरएलडी है, के 2 लेफ्ट की हैं, विचारधारा आरएलडी बहुत कितने strong में है। लड़ी थी इस बारी? हमने रोहित प्राइम भाई, रोहित मिनिस्टर से अग्रवाल जी, आपकी अपोलोजाइज पार्टी करवाया, कितने सीटों पे चुनाव फार्मर्स लड़ी बिल थी? वापस करवाया, और हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। अरे ठीक, ओके, लेकिन आंदोलन- ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये अच्छा हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मैं तो शायद कह रहा कमजोर हूं, हो गई होगी। तो वायनाड मुझे में लग रहा इनकी है पार्टी चुनाव कि लड़ कोई रही थी पता नहीं, कांग्रेस गौरव के भाटिया अगेंस्ट में। साहब भी, गौरव भाटिया विवेक साहब भाई, भी आपके एक गेस्ट सेकंड, में जाकर के कुछ भदौरिया कह रहे साहब से हैं, गले मिल करके विवेक। कल। क्या कह रहे हैं विवेक आप? जी देखिए, भाई, मैं कह रहा हूं कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त गौरव भाटिया आपके गेस्ट रूम में भदौरिया साहब के साथ मिलकर के गले मिलन हो जाए, और कल समाजवादी पार्टी की तरफ से आने लगे। इनके प्रेमी दोनों तरफ हैं, और समाजवादी पार्टी अब चढ़ रही है, बढ़ रही है। और आप देखेंगे आने वाले समय में भाजपा किस तरह से बिखरती है उत्तर प्रदेश के अंदर। गौरव जी, ये इसके तो आपको पूरे भी संकेत सभा आ में रहे जाने हैं। का ऑफर दे अगर दिया है। बिटवीन द लाइंस हम नहीं रीड कर पा रहे ओके, हैं। अनुराग भदौरिया के गेस्ट नहीं, रूम, between- आप गेस्ट रूम में उनके गले लगेंगे, ये तो पूरा, इन्होंने तो पूरा घटनाक्रम बता दिया है। देखिए अमीर जी, ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं, लाइटर वेन में लेफ्ट कहा मैंने इज गौरव भाई। लेफ्ट नोवेयर। अरे मैं भी लाइटर वेन में ही कह रहा हूँ, मैं भी लाइटर वेन में है, ऐसा कोई इसमें गुस्सा होके थोड़ी ना कह रहा हूँ। आप शुभचिंतक हैं हमारे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जो भाजपा की मजबूती है ना, नरेंद्र मोदी जी का जादू है, योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन अखिलेश यादव आ जाए मुझसे गले लगने की, भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करिए आप। हम लोग मजबूत हैं, आप चिंता करिए अपनी। देखिए विवेक जी, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में तो आप कहीं है ही नहीं। भारत में भी आपको अब माइक्रोस्कोप से ढूंढा जाता है, और इसकी वजह क्या है? अपना मैनिफेस्टो याद करिए। आप तो लगे थे चीन के साथ खड़े होने में, जब आपको भारत की जनता के साथ खड़ा होना था। एनी राजा राहुल गांधी को हराने की कोशिश कर रही थी, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ खड़े। लेकिन अमीर जी, आज अब बात ये ये सब होनी देखिए, चाहिए, पुरानी लॉजिक अगर और पुरानी भारतीय डिबेटें जनता हो गई पार्टी गौरव वो भाई। पार्टी है। अब इससे तो व्यूअर्स भी बोर हो जाएंगे। कुछ मैं अपनी नया बात और पूरी कर कॉन्क्रीट दूं। बोलिए मैं आप आपके बीच में आज के बोला नहीं। परिप्रेक्ष्य में। हाँ, नहीं, मैं तो आपसे यही मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी concrete पुरानी बोलता हूं, बात आप है। सुनिए। नए परिप्रेक्ष्य में मैं नई बात concrete कही बोलने आप जा आज रहा कुछ हूं। आप। आप सुनिए, मैं आप नई बात कहता हूं, सुनिए, अर्ज किया, आपको अच्छा लगेगा। हमारे बीच में नहीं है कोई झगड़ा, अखिलेश के सामने है योगी आदित्यनाथ जी बहुत तगड़ा। समझ गए? योगी आदित्यनाथ जी के सामने अखिलेश यादव खड़े नहीं हो पा रहे, नरेंद्र मोदी जी के सामने घमंडिया खड़ा नहीं, नहीं हो ऐसा पा रहा। होता तो और यूपी आप में लोग लोकसभा आके की यहाँ सीटें चर्चा करते आपकी हैं। कम ना आती। अच्छा सुनिए, बीच में ना बोल अमीर जी, अब ये बीच में बार बार बोलेंगे नहीं, तो मैं अपनी बात कैसे रखूंगा? आप सुनिए पहले मेरी बात, बीच में मत बोलिए। आप मेरा समय लेना चाहते हैं, आप एक बार बोलिए, हाथ बोलिए, उठाइए, बोलिए। कान पकड़ के सॉरी बोलिए, मैं अपना नहीं, समय दे बोलिए। दूंगा आपको। धन्यवाद। बोलिए। देखिए अमीर जी, आज हमें एक बात समझनी होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ गए, मैं वहां उपस्थित था मीटिंग, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जनता के बीच में जाना है, और अगर हम अपने अनुमान के हिसाब से परिणाम नहीं पाए हैं तो कभी ढूंढनी है। बट भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ प्रेजेंट एंड भारतीय जनता पार्टी इज द पार्टी ऑफ फ्यूचर। अपनी विचारधारा, नेतृत्व क्षमता, अपने लेकिन मैं तो कैडर प्रेजेंट में ही रहना चाहता की हूं, वजह प्रेजेंट से में तो हम दिक्कत लोग हो रही आगे है, प्रेजेंट बढ़ेंगे। में ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। ओके, देखिए सर, whose future? कोई दिक्कत नहीं है,
कोई आनंद दिक्कत नहीं। आनंद दुबे भी कुछ कहना अच्छा, चाहते हैं। मैं आनंद आपको दुबे एक भी बात कुछ कहना कहता हूं, चाहते 30 हैं। सेकंड ले लो। आनंद दुबे देखिए, जो इंडिया अलायंस है, जो विपक्ष है, जी, अमीश भाई, बोलो। वो लगातार कह रहा है कि देखिए अब आगे देखिए क्या होगा। आप चाहते हैं कि अगर बीजेपी कह रही है उनके घर में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग परेशानी जबरदस्ती देख रहे हैं। अमीश भाई नमस्ते। देखिए, हमारे नेता हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने हमें सिखाया है कि संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। संगठन से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, सरकारों से संगठन बनता बिगड़ता नहीं। यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी भी कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में या तो आप हारेंगे या जीतेंगे। यदि आप जीते हैं तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, और यदि आप हारे हैं तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में खास करके उत्तर प्रदेश में कलह मची हुई है और मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंच रही है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार होने के बाद भी आत्मचिंतन नहीं कर रही, मंथन नहीं कर रही। अरे भाई, बड़े बड़े नेता यदि आकर मंचों पर कह रहे हैं अमीश भाई कि अधिकारी और बाबू जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं, नौकरशाह हावी हो गया है, केवल एक केंद्र स्थान बन गया है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहें वही सही होगा, वो जो कहें वही गलत होगा, ये ऐसे पहले नहीं होता था। पुरानी जो भाजपा थी, हमें याद है, हम सब स्कूल कॉलेज में थे कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, कहीं कुछ होता था तो वो जाते थे, संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे, बड़े से बड़े मसलों को सुलझा लिया जाता था। उनके एनडीए के उस समय के पार्टनर जो थे उनसे भी बातचीत होती थी। हम भी उनके साथ 30 वर्ष काम किए हुए हैं। लेकिन ये जो नई भाजपा 2014 के बाद आई अमीश भाई, ये एक अलग ही भाजपा है। ये कहती है न खाता न बही, जो हम कहें वही सही। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। यदि आज ये केवल कलह टीवी और सोशल मीडिया पे है, सोच लीजिए कि अगर इसमें से 150 विधायक केशव प्रसाद मौर्य या जो डिप्टी सीएम है पाठक जी, उनके साथ भगदड़ में निकल गए और वहां सरकार गिरने की स्थिति आ गई, तब भी अगर भाजपा आत्मचिंतन नहीं करेगी, भाजपा को दिखाई दे रही, ये तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, अमीश भाई, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। सोच सकते हैं, लेकिन ये दूर दूर तक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पुराने आरएसएस के आदमी हैं, संभावनाओं का खेल है। विश्व हिंदू परिषद के वो केशव प्रसाद मौर्य को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, और योगी आदित्यनाथ को जितना मैं जानता हूं समझता हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी मैं अरसे से फॉलो कर रहा हूं। ये दोनों ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो पार्टी जो मतलब विधायक को लेकर इधर उधर आ जाए। ये तो आप सोच रहे हैं, ये आपका सोचना है, क्योंकि आपके साथ ऐसा हुआ है, शिंदे जी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा भी कोई ऐसा कर सकता है। अरे भाई, जिस शिंदे जी को हमने मिनिस्टर बनाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, पूरा कोंकण जिला उनको संभालने को दिया, जब वो लोग 30-30 वर्ष हमारे साथ रह के एक दिन अचानक हमें छोड़कर चले गए, तो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो और चाहे अन्य मंत्री हो, अगर वो नाराज है योगी आदित्यनाथ जी का जो इस समय एक प्रकार के शासन करने का तरीका है, वो अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और जनता ने मैंडेट में दिखाया, जनता ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से खुश नहीं है। अगर ये आप कहेंगे कि भाई ये नतीजों में आए हैं तो ठीक है। रोहित अग्रवाल, विपक्ष केवल इनको एक सलाह दे रहे हैं। एनडीए में एनडीए के घटक दलों की नहीं सुनी जा रही, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को ऐसा लग रहा है। और जो यूपी में हो रहा है, इसको आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि आपकी भी सरकार में स्टेक है, आपके मंत्री हैं केंद्र में भी और यूपी में भी। अमीश जी, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, चारों तरफ जो फैला हुआ है, बोतल में भर के बिकता है वो पानी। यही स्थिति हो गई है आज विपक्ष की, कि पहले ये कह रहे थे संविधान खत्म हो जाएगा, सरकार बन गई, सरकार ने इतिहास रच दिया, एनडीए ने, मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली, और विपक्ष में रहते हुए भी 5 साल अगले विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनता ने इनको चुना। उसके बाद भी इनको लग रहा है ये जीत के आए हैं, इन्होंने सरकार बना ली। अब अमीश जी, स्थिति देखिए, अगर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पे, उनको डिफेंड कर रहा है इंडिया गठबंधन का प्रवक्ता, तो ये साफ दिखता है कि इनकी मंशा क्या हो सकती है। इनकी मंशा ये तो होगी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। अगर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन विपक्ष से भी पूछता था
कि कैसे हो सकती ये बीजेपी की मंशा थोड़ी होगी कि विपक्ष मजबूत हो। उनकी मंशा क्यों होनी चाहिए कि बीजेपी मजबूत हो? बीजेपी कमजोर होगी तो उनके लिए बेहतर है। उनकी मंशा तो होगी कि स्थिति खराब हो। आपकी और गौरव भाटिया की मंशा थोड़ी होगी कि विवेक और अनुराग भदौरिया की स्थिति मजबूत हो। आप खूब लड़िए, आपके डिबेट पे खूब ताली बजाएंगे। आपके डिबेट पे पैरवी कौन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की? हम खूब वो देखिए विवेक जी ताली बजा रहे हैं, मुझे लगता है टमाटर आप लेके खड़े हो गए हैं भैया जी। नहीं, एक सेकंड, रोहित पहली बार बोल रहे हैं। खूब लड़िए। विवेक जी, रोहित जी पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग की तो स्थिति ये है जी प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, अनुराग की तो स्थिति ये है कि ये उत्तर प्रदेश के जनरेटर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बत्ती जाती नहीं और जनरेटर खड़ा खड़ा खराब हो गया है, तो अब वो कुछ तो लेके खड़ा होगा। कभी बैलगाड़ी पे चढ़ जाते हैं तो कभी किसी और चीज पे चढ़ जाते हैं, पर जब कभी पोलो हाँ नहीं, जनरेटर उत्तर प्रदेश में बत्ती जाती नहीं तो जनरेटर खड़ा खड़ा समाप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश में, वो खड़ा ही रहेगा अब जनरेटर। तो ये जनरेटर की तरह डिबेट के अंदर बोलते हैं, जनरेटर की तरह कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं कि अटेंशन इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। भाई साहब हमारी बात सुनोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे? अनुराग भदौरिया जी, जरा सुनने की भी तो सहनशीलता रखो। इस टमाटर को खा लो, ठीक है ना, क्योंकि आपको भूख लगी होगी शायद। जिस तरीके से आपको सत्ता में आने की भूख लगी है, आपको सत्ता में आने की भूख लगी है कि किसी भी तरीके से अब आ जाए, क्योंकि जनता तो हमको चुन नहीं रही। अब हम केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से ही आ जाएं, तो भाई साहब यहाँ से ना केशव प्रसाद मौर्य जाने वाले हैं, ना ब्रजेश पाठक जी जाने वाले हैं। अनुराग कुछ कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। रोहित अग्रवाल, आपको मैं मौका देता हूँ आगे। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए मैंने आपको, देखिए अमित जी, मैंने आपको पहला था, भारतीय जनता पार्टी जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाएगी। टमाटर को देख के जनरेटर, अरे 100 पार हो गया, महंगाई है, ये महंगाई नहीं समझ में आ रही है क्या? तभी आप 33 पे आ गए, अभी 3 पे आ जाओगे अगर टमाटर की महंगाई नहीं समझ पाओगे, अगर आलू की महंगाई नहीं समझ पाओगे। सब्जियां कितनी महंगी होंगी मालूम है आपको? यहाँ बैठ के आए बाएं साए बोलते रहते हो। भाई कुछ सेंसुअल बातें करो ना। महंगाई के, मैं कह रहा हूँ टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर दिखा रहे हैं। अरे टमाटर का मतलब आलू का क्या रेट है उत्तर प्रदेश में? नहीं पता ना, बात कर, नहीं पता ना। 50 किलो चैनल पे बैठ के नौटंकी करने के लिए टमाटर पकड़ के बैठे हो, आलू का रेट नहीं पता होगा। 50 रुपए क्या रेट है आलू का? सोचो आप, क्या रेट है आलू का? कहाँ पे बिक रहा है 50 रुपए किलो? अनुराग भदौरिया, जो आप खेत, जिस खेत में आप बोते हो उसका आलू बिक रहा है क्या 50 रुपए किलो? खुद को तो मालूम भैया किसान का तो आलू नहीं बिक रहा है 50 रुपए किलो। जिस खेत की खेती आप करते हो उस खेत में आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है क्या? देखिए जनरेटर में लाइव एक एक करके करें। ये देश की सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम है। ओके अनुराग भदौरिया, आपके 30 सेकंड, देन रोहित अग्रवाल, आई गिव यू 30 सेकंड। अनुराग भदौरिया, मतलब बीजेपी में ऑल इज वेल और नॉट वेल, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बीच में टमाटर ले आए, टमाटर लाने का मतलब कारण क्या है? ये टमाटर आपके हाथ में पकड़ जनता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के, देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कह रहा है कि ये अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम है एक तरह से, डिबेट में बने रहने के लिए, दिखे रहने के लिए। देखिए हाँ, वो भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी तो जनता का दर्द नहीं समझती ना, जमीन पे जाती नहीं, उसे क्या पता है कि टमाटर क्या भाव बिक रहा है, जनता कितनी परेशान है, तभी तो 33 पे आए ना। उन्हें क्या पता है कि हम बुलडोजर चलाते हैं, निर्दोष घरों का, निर्दोष लोगों का, जिनके पास रजिस्ट्री भी है, जिनके पास दाखिल खारिज भी है, उनका घर गिरा देते हैं, बच्चे रोड पे आ जाते हैं। अनुराग एक सेकंड, अनुराग आप कह रहे हैं कि बीजेपी जनता का दर्द समझती नहीं है, ये आपका पॉइंट है? इस पे गौरव जी सवाल देंगे। पूरा इंडिया अलायंस जनता का दर्द समझ रहा है? नहीं किसान, नहीं पूरा इंडिया अलायंस नहीं, एक बताइए ना, पूरा इंडिया अलायंस नहीं, यू वॉक द टॉक ना। आप कह रहे हैं महंगाई की बात कर लेते हैं आज थोड़ी देर के लिए। कर्नाटक के अंदर इंडिया अलायंस की सरकार है ना। बस का किराया कितना बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, वहां पर दूध दही की कीमत बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, उसके लिए प्रपोजल सबमिट किया जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सुन लीजिए, मतलब हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, कमाल की बात मतलब आप नहीं, ये हुआ है जी, ये हुआ है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस का शासन ये कर रहा है। महंगाई की बात करते हैं आप, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में मिलता था, राजस्थान के अंदर इतना टैक्स लगा रखा था। मतलब एक बात होती है कि या तो आप एक कार्यशाला लगा के एक स्टेट में करके दिखाइए, ये सब कुछ करके दिखाइए ना। हिमाचल के अंदर क्या हुआ, जहां सरकारें में तो वहां का गिरा रहा हूं जी। बताइए कहां, जहां इंडिया की अलायंस की सरकार है वहां सब्जियों के रेट कम है क्या, वहां पेट्रोल के रेट कम है क्या? लेट्स कंपेयर इट टुनाइट। अनुराग भदौरिया, महंगाई की बात करते हैं, अगला आधा घंटा महंगाई पे समर्पित, चलिए बोलिए। अच्छा प्लीज। चलिए, आपने कहा कर्नाटका में सस्ती क्या डीजल पेट्रोल, आपने कहा ना। मैं कहता हूं चलो कर्नाटका में इन्होंने महंगा किया, मान लिया आपकी बात, इन्होंने कांग्रेस ने महंगा किया, तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं बनती उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दे? क्या मध्य प्रदेश में सस्ता कर दे, बिहार में सस्ता कर दे, महाराष्ट्र में सस्ता कर दे? किसने आपको रोका है?
कांग्रेस गलती कर रही है, अगर वहां बढ़ा रही है तो आप क्यों बढ़ा रहे हो? आप सस्ता कर दो ना, जनता के हित की बात करते हो, कहां बढ़ाया बहुत इस बड़े स्टेट जनता के में? हितैषी बनते हो, तब तो नौकरी अग्निवीर को 4 साल की दोगे, कमाल की बात करो। ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। ओके, गौरव भाटिया जी। सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे हमें सस्ता मिलेगा। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जनता के मुद्दे आप समझ नहीं रहे, इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक डाउन ट्रेंड, एक डाउनफॉल बीजेपी को देखने को मिल रहा है। और आज जब खराब वक्त होता है तो सब सिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थोड़े नंबर कम आए तो आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे भी सिखा रही है, विवेक जी की लेफ्ट पार्टी भी सिखा रही है, अनुराग जी तो सिखा ही रहे हैं, लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। अमीर जी देखिए, इनको देखा तो ये ख्याल आया, आज शायरी बहुत कर रहे हैं गौरव जी। भाजपा घना साया, हाँ वो करना पड़ता है। वो टमाटर लेके खड़े थे तो मैं तभी सोच रहा था कि सपा के प्रवक्ता के कितने बुरे दिन आ गए। मुझे भी एक गाना याद आया, करते थे, मुझे भी आज एक गाने के बोल याद आया। अगर आप गौरव भाई बोले तो मैं उसका बात तो पूरी कर लूं, पढ़ देता हूँ। मुझे भी एक गीत याद आया, मैं बात तो पूरी कर लूं। जी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। मुझे भी याद आया, मैं भी कुछ बोल लूं। जहां अच्छा, पे तुम मैं अब अपनी बात पूरी गा रहे हो, जहां सुन लीजिए। अरे भाई ये गधे क्यों आ गए ऑफिस के बाहर? कौन गाया? वादे वो वादे अभी वही इतना बेसुरा गाना। अभी जी बहुत हाथ में टमाटर है और गाना इतना बकवास। सपने बने। ठीक है। अभी कभी शायरी गाने वाने भी होने चाहिए हमारी चर्चा के अंदर। देखिए सब मुस्कुराने, सबको कोई ना कोई गाने याद आ रहे हैं। ओके गौरव भाटिया बोलिए, आप मेक योर कमेंट, कंप्लीट योरसेल्फ। गौरव जी धन्यवाद। देखिए अमीर जी, मैं तो इतना ही कहूंगा, और ये हमारे जो सपा के प्रवक्ता हैं उनके लिए अर्ज किया है, कभी नींबू ले लेते हैं, कभी हाथ में टमाटर होता है जी। मैं अखिलेश का तोता हूं, हाथ में टमाटर पकड़ के सोता हूं। तो आपकी डिबेट में ले आए तो क्या गलत किया, लेकिन अखिलेश यादव पांडे जी बताइए, ये टमाटर पकड़े। अनुराग शांत, अब अनुराग 30 सेकंड क्या हाल कर दिया है। सुनिए, देखिए आज चर्चा का विषय ये होना चाहिए, आपको मालूम है सपा के समय में गरीब का ये हाल था, बुंदेलखंड में घास की रोटी खिलवा रहे थे। आपको याद है मुजफ्फरनगर के दंगे थे, सफाई महोत्सव में नाच गाना कर रहे थे। रेप को ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, क्या हो गया, डेप्यूटी एसपी जियाउल मारा जाता था, बीएचयू की घटना कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, अखिलेश यादव मस्त थे, याद है, अब बदल गया, अब बदल कि नहीं है। अब बीच में ना बोले। अनुराग आपको आज सबसे ज्यादा समय आपको मिला है, लेकिन उसके बाद भी आप बीच में बोल रहे हैं। थोड़ा तो देखिए, आनंद दुबे कम बोले हैं, रोहित अग्रवाल कम बोले हैं। मेरा निवेदन है ना, आप भी अपने टर्न पे बोलिए। गौरव भाटिया कंप्लीट योरसेल्फ, लास्ट 20 सेकंड। धन्यवाद। देखिए मैं आपको 2-3 पैमाने बताता हूं, आज कानून व्यवस्था कैसे मजबूत हो गई है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और आपको किसानों का याद है, इनके समय में 35,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया था, योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, इसीलिए हम चुन के आए। बड़ी खबर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बहुत बड़ी खबर है। आईएमएफ ने 2024 में ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है, 7% ग्रोथ का अनुमान रखा है, 0.5% बढ़ाया है, पहले 6.5% था। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चल रही है। ये आईएमएफ का बड़ा डेटा आया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बड़ा डेटा आया है। ये इस समय बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। भारत का ग्रोथ रेट जो होता है उसमें 0.5 का इजाफा, यानी 7% ग्रोथ रेट रहेगा। यानी कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के पैरामीटर्स में भारत सुदृढ़ है, मजबूत है। ये अच्छी खबर है देश के लिए, अच्छी खबर है। विवेक, आपका रिएक्शन? आप बार बार कह रहे थे देखिए अर्थव्यवस्था को क्या हो रहा है, महंगाई को क्या हो रहा है, कि तमाम चीजें हमारे सामने है। वर्ल्ड वाइड महंगाई बढ़ी है, हम यूएस में देखें, यूके में देखें, क्या हालात हैं। मैं श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात ही नहीं करता, वहां तो बद से बदतर हालात हुए हैं। चाइना की मैं बात नहीं कर रहा, चाइना में क्या स्थिति है। देखिए विवेक 30 सेकंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो आने वाला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो नेक्स्ट ईयर, जो हमारा 2024-25 वाला साल है, उसके प्रोजेक्शंस में इन्होंने 7% हमारे ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है।
और ये कह रहे हैं साहब कि यानी कि 20 पॉइंट उन्होंने बढ़ाया है उसको, जो पुराना जो हमारा ग्रोथ रेट था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अमीश भाई, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बाहर से एक डेटा को जरूर देखते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रिच एंड पुअर की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ये उसका पैरामीटर नहीं है। तो आप कुछ सेलेक्टिव बिजनेसमैन या कुछ मल्टीनेशनल नहीं सर, अर्थव्यवस्था पूरी नापी जाती है सर। कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में सिलेक्टिव बिजनेसमैन की थोड़ी, आप कैसे, आप पढ़े लिखे आदमी है सर, आप यू आर वेरी एजुकेटेड मैन, और आप बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में स्पेसिफिक बिजनेसमैन को नापा जाता है। अरे मुझे और आपको भी मापा जाता है बॉस। अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था होती है, उसमें सिलेक्टिव बिजनेसमैन को क्या नापेंगे? नहीं, देश की अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन सुनिए, मैंने बड़े बिजनेसमैन का नाम और मल्टीनेशनल का नाम इसलिए लिया क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर ये खाई बड़ी है। मतलब आप आईएमएफ जो एस्टिमेट करता है तो ये वो ग्रोथ मतलब रेट सिलेक्टिव एस्टिमेट करेगा। मतलब एक नैरेटिव बिल्डिंग की एक लिमिट होती है। सिलेक्टिव नहीं कर रहा सर उसने, नॉट एट ऑल। आप बोलिए हमें यकीन नहीं है, 7% आप कुछ और करिए। आप कह रहे हैं कि उनका पैरामीटर ही दूसरा है जी। पैरामीटर सबको पता क्या है। ओके, गौरव भाटिया, नहीं, उनका पैरामीटर एक मैक्रो लेवल का पैरामीटर है, लेकिन बार-बार अर्थव्यवस्था महंगाई की बात हो रही थी और पूरा समूचा विपक्ष कहता है कि भाई अब मीडिया भी जो है वो बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता। देखिए अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो यही कह रहे हैं अमीश भाई। ओके, ये आपने डेटा निकाला, प्रोजेक्शन के बाद भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, खाई है। ओके, गौरव भाटिया, रोहित अग्रवाल, आनंद दुबे। ओके, गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया 30 सेकेंड, आनंद दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं उसके बाद। गौरव भाटिया जी, देखिए, पहली बात तो यह है कैसे एक्सपोज होता है विपक्ष। आपने एक खुशखबरी दी, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अपग्रेड की गई, 7% ग्रोथ। कैसे विपक्ष के कांटा लगा हो गया, मिर्ची लग गई, आंखों से आंसू आने लगे, हृदय फट गया। अरे भारत की अर्थव्यवस्था क्यों बढ़ गई? उन्होंने तुरंत उसको कम आंकना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तथ्य क्या है? बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से कोई आगे बढ़ रहा है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है अमीश जी। चीन की अर्थव्यवस्था भी 3% से ज्यादा से आगे नहीं बढ़ रही। अमेरिका में 1% ग्रोथ है, यूके में ग्रोथ ही नहीं है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनको खुश होना चाहिए, नहीं हो रहे। दूसरी बात, क्या हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है? क्या हम चौथे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नहीं बन गए और आगे चल के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे? मैं केवल ये कहूंगा, भारत के आगे बढ़ने में जिस विपक्ष को दुख हो, जिसको लगे कि क्यों आगे बढ़ रहे हैं, वो सच्चा भारतीय भी नहीं हो सकता। ओके, आनंद दुबे वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आनंद दुबे वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, आनंद दुबे। अमीश भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, संगठन से आए हैं, आज दिल्ली में है। वो जो बात कह रहे हैं उस बात को हम समर्थन देते हैं, हम अपनी सहानुभूति उनके प्रति रखते हैं। उनके लिए एक गाना भी कहते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। जिस व्यक्ति ने संगठन के माध्यम से सरकार लाने में बड़ी भूमिका निभाई हो, आज उसकी पीड़ा तो समझिए गौरव भाटिया जी, उसके दर्द को तो समझिए। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को एक व्यक्ति तक केंद्रित न किया जाए, सामूहिक प्रयास से सरकार चलाई जाए, अधिकारी और बाबुओं के भरोसे न राज्य को छोड़ दिया जाए। रोहित अग्रवाल पर आए हैं। जी, रोहित अग्रवाल, आपका पॉइंट इसमें क्या अधिकारी और बाबू हावी हो गए हैं सरकार पर? ये अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं कि इस पे आगाह होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शासन को, या रोहित अग्रवाल? देखिए अमीश जी, एक बात अमीश जी बिल्कुल साफ हो चुकी है कि विपक्ष सरकार का विरोध करते करते कब भारत का विरोध करने लगता है उसको शायद खुद नहीं समझ में आता है। विपक्ष की स्थिति ये हो चुकी है कि उसको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। नहीं, ये जो आनंद दुबे ने बात बोली, क्या अधिकारी, क्या जो आनंद दुबे ने बात बोली, जो एनडीए के पार्टनर से बात बोली, अधिकारी हावी हो गए हैं सरकार पर और अधिकारी लुटिया डुबो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर। ये एनडीए के घटक दल बोल रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। हमको हाँ, अधिकारियों पे लगाम लगानी होगी यूपी में, जिनकी सरकारों में। देखिए अमीश जी, एक चीज हमको आपको समझनी पड़ेगी, जिनकी सरकारों में ट्रांसफर पोस्टिंग जो है एक व्यापार था, उद्योग था, जिनकी सरकारों में ठेका पट्टा एक व्यापार था, उद्योग था, अब वो हमको सरकार चलाना सिखाएंगे। ठेका पट्टा और ट्रांसफर पोस्टिंग एक अलग दुकान चलती थी इसके ऊपर। शायद विपक्ष को दर्द हो रहा है, जिसके आरोप लगे, जिसके आरोप सपा की सरकारों में खूब लगे, बसपा पे भी लगते रहे हैं। सुन लीजिए,
जिस तरह की बात विधायक कह रहे हैं कि अधिकारी पैर छुड़वा रहे हैं काम कराने के लिए, इससे शर्मनाक बात हो सकती है क्या? एक नेता के लिए इससे शर्मनाक बात हो सकती है क्या? जब विधायक ये कहने लग जाएं कि अगर मंत्री ये कहने लग जाएं कि बुलडोजर गिराओगे तो वोट कहां से पाओगे? वक्त है एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से कुछ देर में मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। किसी भी वक्त हो सकती है ये मुलाकात, अहम मुलाकात मानी जा रही है। ये इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मुलाकात के लिए दिल्ली में है इस समय केशव प्रसाद मौर्य, ये बड़ी अपडेट है। सीधा रुख करता हूं मैं गौरव भाटिया, आपका क्या अफसरशाही आपको फंसा रही है, जैसा आपके घटक दल और आपके खुद की पार्टी के नेता कुछ बोल रहे हैं? देखिए अमित जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि किसी नेता ने अगर कोई टिप्पणी करी है, उसका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, सबका संज्ञान लिया गया है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्टता से हर कोई जान ले, अफसरशाही जो है वो करेगी जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हो। लेकिन आपके घटक दलों का कहना है कि कुछ अफसर पूरा सिस्टम चला रहे हैं और उन्होंने ही ये जो पूरा चुनावी डिबैकल है उसमें उनका भी योगदान है। अच्छा, तो ये बताइए 2022 में कौन चला रहा था जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया? 2019 में जब हमारी 64 सीटें आई तो कौन चला रहा था? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। कौन चला रहा था जी, लेकिन अनुराग भदौरिया, ये सब अटकलें लगेगी। मैं एक बात और कहूं, एक बात और कह के अंत करूंगा, सुन लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग आकलन कर रहे हैं, बिहार में कार्यकारिणी होने जा रही है, इसी तरह से उत्तराखंड में कल कार्यकारिणी हुई, पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही है। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। अनुराग, अब टमाटर को नीचे रख सकते हैं, लेकिन बीजेपी जहां जीत रही है, जहां हार रही है, वहां तमाम जगह समीक्षा कर रही है। जीते तो क्यों जीते, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें जीती तब भी समीक्षा करी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी पता है आपको? देखिए हमने भी रिवर फ्रंट बनाया था, एक कहीं पे आपने आवाज सुनी, एक कहीं धरना प्रदर्शन सुना आपने? बनाया ना हमने, इतना बढ़िया रिवर फ्रंट बनाया ना लखनऊ के अंदर में, हमने एक्सप्रेस वे बनाया। आपने एक झटका एक बताओ कोई घटना धरना प्रदर्शन हुआ तो बताइए? गांव के गांव शिफ्ट हुए बना, लेकिन गांव के गांव शिफ्ट हुए, कहीं किसी प्रकार की कोई घटना आपने को मिली? तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर भी चलता है, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मैं अब रुकता हूं और बढ़ता हूं सत्य और तथ्य की तरफ। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। 40 साल बाद भगवान जगन्नाथ के खजाने के दरवाजे खुल गए हैं, यह बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। इसके लिए राज्य सरकार ने 11 सदस्यों की टीम का गठन किया था। रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के बाद शुभ मुहूर्त में दोपहर 1:28 पर 40 साल बाद मंदिर का, महाप्रभु का रतन भंडार खोल दिया गया है। इससे पहले 14 जुलाई 1985 में रतन भंडार को खोला गया था, लेकिन इसे इतने वर्ष क्यों लगे, इसे इतना समय क्यों लगा? सवाल है कि 46 साल तक रतन भंडार क्यों नहीं खोला गया था और क्यों यह मुद्दा ओडिशा विधानसभा लोकसभा चुनाव में अहम मुद्दा साबित हुआ। यह गुत्थी समझने के लिए आपको साल 2018 में लेकर चलता हूं। वो साल था जब ओडिशा हाईकोर्ट ने रतन भंडार को खोलने का आदेश दिया। एएसआई को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। एएसआई की टीम रतन भंडार को खोलने के लिए पहुंची भी, तब पता चला कि इसकी चाबियां ही गायब है। नियम के मुताबिक चाबियां रखने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास होती है, यानी शासन के पास होती है। चाबियां गायब होने के मुद्दे ने तूल पकड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच कमेटी बना दी। और लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बजाय नवीन बाबू ने एक और कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन इसकी जांच पूरी होने से पहले नवीन बाबू की सरकार चली गई। यही वजह है कि जगन्नाथ महाप्रभु के रतन भंडार को लेकर कई तरह की थ्योरियां, आशंकाएं, अफवाहें जताई जाती रही। बीजेपी ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया और एक पूर्ण वादा किया कि सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर रतन भंडार के ताले खोल दिए जाएंगे। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे दिए इंटरव्यू में यह बात कही थी और वादे के मुताबिक ओडिशा की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इसे कर दिखाया। यानी रतन भंडार का मुद्दा बहुत बड़ा था और 1 महीने में उसे पूर्ण भी किया गया उस वादे को। यह बड़ी बात है। लेकिन उस रतन भंडार को लेकर जो सियासत करी वो आपके सामने है। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार।